कुछ महीने पहले, वास्तव में 1 साल पहले, शरद चंद्र ने एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसने हमारा ध्यान खींचा। एक सिंगल लाइन में इसमें यह कहा गया था कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक ग्लोरिफाइड एसेट एलोकेटर है। और हमारा पहला रिएक्शन था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार ये ऐसा फंड है जिसने शुरुआत से ही 19% का एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है और ये भारत के टॉप 10 म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से शामिल रहा है। ये ऐसा फंड है जो 22,000 करोड़ रुपए का एसेट मैनेज करता है, इन्वेस्टिंग की वैल्यू स्टाइल की प्रैक्टिस करता है और ये पहली स्कीम है जो दिमाग में आती है जब हम किसी हाइब्रिड डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात सोचते हैं। पॉइंट ब्लैंक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बेहद अच्छा काम किया है, लेकिन शरद चंद्र और उनके एनालिसिस के अनुसार कोई भी आसानी से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को दोहरा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम जांच करेंगे कि यह किस प्रकार का बवाल है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक एलोकेशन पैटर्न को फॉलो करता है जो उन्हें डोमेस्टिक इक्विटीज में उनके एसेट के 100% को रखने की अनुमति देता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉरेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में 35% तक रखने में सक्षम बनाता है। यह उनके की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिस्टेड है और इस स्कीम ने अपनी तरफ से कम 20% का इंटरनेशनल एलोकेशन मेंटेन किया है। वास्तव में इस स्कीम का डोमेस्टिक स्टॉक में अपने एसेट का लगभग 60%, आर्बिट्राज फंड में लगभग 6%, लिक्विड एसेट में 6% और शेष 27-28 इंटरनेशनल इक्विटीज में था। अब एसेट क्लासेस के इस कॉम्बिनेशन ने फंड को अधिकांश सालों में बेंचमार्क रिटर्न से अधिक डिलीवर करने में सहायता की है और हमें विश्वास है कि आप इससे सहमत हैं कि निफ्टी 500 वास्तव में किसी भी फंड के लिए कोई एक्सेप्टेबल बेंचमार्क नहीं है जो अपने एसेट का लगभग 28% फॉरेन स्टॉक में रखता है। इसका अर्थ यह है कि हमें बेंचमार्क को थोड़ा ट्वीक करना होगा और शरद ने अपने एनालिसिस में जो लिया है वो हम लेंगे, यानी निफ्टी 500 में 65% और नैस्डैक 100 में 35% एलोकेशन। अब कोई ये कह सकता है कि नैस्डैक 100 का उपयोग क्यों करें, और हम इस पर शरद से सहमत हैं कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने लगातार माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अल्फाबेट जैसी बड़ी कंपनीज के शेयर्स में निवेश किया है जिन्होंने नैस्डैक में एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो चलिए इस टेबल में नैस्डैक 100 को मैप करते हैं और हम पहले ही एक पैटर्न देखना शुरू कर सकते हैं। वास्तव में जब हम इसी डेटा पर एक लेजी 65-35 एलोकेशन अप्लाई करते हैं तो कोई यह देख सकता है कि फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस तथा निफ्टी 500 के बीच हमने जो बड़े अंतर देखे हैं वो अब काफी कम हो गए हैं। वर्ष 2014 तथा 2021 नोटेबल एक्सेप्शंस हैं। इन 2 वर्षों को छोड़कर फ्लेक्सी कैप फंड तथा इस 65-35 कॉम्बिनेशन के बीच का अंतर एक सीमित दायरे में रहा है, जो PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड जैसे एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए अजीब है, जो मार्केट कैप्स और सेक्टर्स के बीच स्टॉक चुन सकता है और इन्वेस्टमेंट योग्य कंपनीज के एक बड़े यूनिवर्स तक एक्सेस रखता है। लेकिन शरद ने अपने एनालिसिस में इन दोनों इंडिसेस में न केवल कैपिटल एलोकेट किया बल्कि कुछ ऐसा किया जो हम अपने वीडियो तथा अपने जीनियस ऑफरिंग्स के माध्यम से हमेशा से कहते रहे हैं, अर्थात एसेट एलोकेट करना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें समय समय पर रीबैलेंस करते रहना चाहिए। इसलिए इस न्यूज़लेटर के अनुसार शरद ने मंथली बेसिस पर रीबैलेंस किया और उसके द्वारा इंश्योर किया कि निफ्टी 500 तथा नैस्डैक 100 प्रत्येक महीने की शुरुआत में 65-35 के रेशियो में बना रहता है। ठीक है, यहां बताया गया है कि यह कैसे हुआ। यह लाइन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के रेगुलर प्लान का रिलेटिव NAV शो करती है। बेशक हमने इसे 10 के ट्रेडिशनल NAV का उपयोग करने के बजाय 1 के बेसिस पर सेट किया है। अब समान अवधि के दौरान यहां बताया गया है कि निफ्टी 500 कैसे आगे बढ़ा और यहां बताया गया है कि नैस्डैक 100 ने कैसा परफॉर्म किया। अब यह प्रस्तुत डेटा मई 2013 में फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत से लेकर 2013 तक फैला हुआ है, इसलिए सबसे पहले यह पिछले 1-2 साल के लिए अपडेट नहीं किया गया है। और दूसरी बात,
चूंकि हम रिलेटिव वैल्यूज का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय को लेकर भी बायस हो जाने की संभावना है। उदाहरण के लिए मई 2013 तथा उस वर्ष के दिसंबर तक के बीच में PPFAS फंड में एब्सोल्यूट टर्म्स में 11% की वृद्धि हुई, जबकि नैस्डैक 100 ने 21% की छलांग लगाई, जो एक बड़ा अंतर है और चीजें वास्तव में ऐड करती हैं और रिलेटिव मेजरमेंट्स में महत्व भी रखती हैं, लेकिन हमें इसे जटिल नहीं बनाना चाहिए। तो कुल मामला यह है कि रीबैलेंस्ड 65-35 बेंचमार्क ने कैसा परफॉर्म किया। यहां नोटिस करें कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की मंथली एनएवी 65-35 बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस के साथ टाइटली कोरिलेटेड है, जिसका इफेक्टिवली अर्थ यह है कि निफ्टी 500 और नैस्डैक 100 का 65-35 ये कॉम्बिनेशन कन्वीनियंटली तथा प्रभावी तरीके से पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के परफॉर्मेंस को क्लोन कर सकता है। वास्तव में शरत अपने न्यूज़लेटर में थोड़ा मसाला डाल देते हैं जब वो कहते हैं कि फंड मैनेजर्स द्वारा वास्तव में जीरो काम किया जा रहा है, जो ये कहने का एक और तरीका है कि फंड मैनेजर ग्लोरिफाइड ऑटोमेटिक रीबैलेंसर्स हैं। अब हमें यकीन है कि उनका वो अर्थ नहीं था जिस तरह वो लिखा गया है, लेकिन वो जरूर क्लोजेट इंडेक्सिंग के महत्वपूर्ण बिंदु को छूते हैं, जिस पर प्रत्येक इन्वेस्टर को अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी तैयार करते समय विचार करना चाहिए। अब किसी भी फंड के लिए जो निफ्टी 500 इंडेक्स की तरह अच्छा या बुरा परफॉर्म करता है, इस फैक्ट पर विचार करना चाहिए कि फंड मैनेजर कभी भी 500 स्टॉक में एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि काफी कम संख्या में इन्वेस्ट करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई कहता है कि PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस निफ्टी 500 के निकट है, तो हमारा तर्क यह होगा कि फंड ने 500 फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन लगभग हमेशा अपने पोर्टफोलियो में 20 से 25 शेयर्स के बीच में रखा। बेशक अगला तर्क यह हो सकता है कि निफ्टी 500 कंपनीज के बीच वो 20-25 स्टॉक सबसे अधिक वेटेड स्टॉक्स हैं, लेकिन जैसा कि यह डेटा शो करता है, वास्तव में ऐसा नहीं है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने सेक्टर और कैपिटलाइजेशन में एग्नोस्टिक स्टाइल में इन्वेस्ट करना जारी रखता है। एक समान पैटर्न इंटरनेशनल स्टॉक्स में दिखाई देता है, जिसमें फ्लेक्सी कैप फंड 100, जो नैस्डैक 100 में शामिल है, के बास्केट में से केवल 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। हमारी राय में जहां परफॉर्मेंस मैच करता है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के साथ क्लोजेट इंडेक्सिंग का कोई इंटेंट दिखाई नहीं देता। वास्तव में PPFAS फंड मैनेजर्स के फेवर में तर्क यह है कि उनके पास फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कन्विक्शन था, जब प्रत्येक फंड हाउस डोमेस्टिक स्टॉक तक सीमित था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि क्लोजेट इंडेक्सिंग इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस में नहीं है। वास्तव में हम यह तर्क देंगे कि यह ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के लिए बेंचमार्क को बीट करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जैसा कि S&P डाउ जोन्स इंडिसेस लिखित SPIVA रिपोर्ट से पता चलता है। यहां 5 साल का एनालिसिस यह शो करता है कि एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स तथा ELSS फंड का लगभग 80% अपने बेंचमार्क को बीट करने में फेल हुए हैं। क्लोजेट इंडेक्सिंग के लिए जांच करने का एक तरीका किसी स्कीम के R² को देखना है। R² बेंचमार्क रिटर्न के साथ पोर्टफोलियो रिटर्न के कोरिलेशन को मापता है, जिसे बाद में 1 से 100 के परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन कोरिलेशन तथा कैजुअलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, और जैसा कि हमने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के मामले में देखा, यह संभव है कि जहां किसी फंड के पास हाई कैजुअलिटी हो, फिर भी इसके पास इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में एक बहुत अलग पोर्टफोलियो मेकअप हो सकता है। इसलिए ये ऐसी बातें हैं जिन पर आप गौर करना चाहते हैं, लेकिन सबक यह है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड शब्द के बहकावे में ना आए, क्योंकि फंड मैनेजमेंट टीम उपरोक्त एवरेज रिटर्न डिलीवर करने के लिए डेस्टिन्ड होगी। अधिकांश अवसरों पर फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट को बीट करने में फेल हो जाते हैं, और उस संदर्भ में आपको अपने फंड के असेसमेंट में और अधिक डिटेल पाने की जरूरत हो सकती है। आप इन्वेस्टिंग स्टाइल, उपयोग में लाई गई स्ट्रैटेजीज के टाइप्स, फंड किस प्रकार के अवसरों में काम करता है आदि जैसे ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी पर आधारित एक्टिव फंड्स को एवैल्यूएट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर के रूप में इन स्पेसिफिक्स को समझने में थोड़ा टाइम और प्रयास लगता है, लेकिन अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लगता है तो HDFC टॉप 100 फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के हमारे एनालिसिस को देखने के जरिए शुरुआत करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं।
अगर आप शरद की कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं तो उसके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ईटी मनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.